1 जुलाई 2018 का दिन था। समय सुबह के लगभग 10 बजे होंगे। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के घर जाता है और मालूम करना चाहता था कि जो दुकान सुबह जल्दी खुल जाती है, 6 बजे ही चहल पहल हो जाती है, आज वो दुकान खुली क्यों नहीं। लोग दुकान के बाहर इंतजार कर रहे थे। असल में वो जो दुकान थी, दूध दही की दुकान थी, ब्रेड की दुकान थी। वहां से लोग कोई सुबह दूध लेता, दही लेता और ब्रेड लेता, पर आज वो दुकान खुली नहीं थी। लोग दुकान के बाहर खड़े थे और दुकान खुलने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक पड़ोसी ने गेट खटखटाया। जब गेट बजाया तो गेट अपने आप खुल जाता है, मतलब कि गेट अंदर से बंद नहीं था। अब वो अंदर जाते हैं और आवाज देते हैं। ना तो कोई व्यक्ति आवाज सुनता है, ना आवाज सुनकर बाहर आता है, और ना ही कोई जवाब देता है। अब कुछ देर के बाद वो व्यक्ति सोचता है कि मैं और अंदर जाऊं और देखूं आखिर माजरा क्या है। कोई आवाज का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो वो चीखता पुकारता हुआ बाहर की तरफ दौड़ता हुआ आता है, जैसे कि मानो उसने कोई भूत देख लिया हो या कोई बहुत ही अनहोनी घटना देख ली हो। लोगों ने जो देखा तो लोग देखते ही रह गए और सोचने पर मजबूर हो गए क्या ऐसा भी हो सकता है। एक ही परिवार के 10 लोग फांसी पर लटके हुए थे। सभी के हाथ पीछे बंधे थे। नाक और कान में रुई लगी हुई थी। कुछ देर के बाद वहां पर कई लोग इकट्ठा हो गए और ये बात देखते ही देखते सब दूर फैल गई। अब ये सवाल ये था कि क्या किसी ने इस परिवार के 10 लोगों को मारकर फांसी पर लटका दिया? क्या ये सामूहिक आत्महत्या है या इसके पीछे कोई तंत्र की वजह है? ये सारे सवाल जानने के लिए आपको इस कहानी को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और महसूस करना पड़ेगा। और जब इस कहानी का आप सच जानेंगे, इसकी सच्चाई तक पहुंचेंगे, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज भी 2025 के इस युग में लोग आज भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? क्या उन्हें लगता है कि हमारे जो पूर्वज हैं हमें बुला रहे हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सहयोग मिलता रहे और आपको ऐसी कहानियां पहुंचती रहें। अब शुरुआत करते हैं कि इस कहानी की शुरुआत हुई कहां से और इसके पीछे का कारण क्या रहा। इस कहानी की शुरुआत होती है बुरारी से। दिल्ली की एक जगह है बुरारी, बाहर का एक इलाका लगता है। वहां का एक इलाका है संत नगर, और वहां की एक गली नंबर 4। उस गली नंबर 4 में एक मकान है जहां पर 11 लोग एक साथ रहा करते थे, एक ही परिवार के। एक 80 साल की माँ जिनका नाम नारायण देवी, उनके 2 बेटे भवनेश और ललित, बेटी प्रतिमा, ललिता और प्रियंका, और इनके बच्चे नीतू, मोनिका, ध्रुव, शिवम और एक कुत्ता जिसका नाम टॉमी था। ये सब उस परिवार के सदस्य थे। एक परिवार में इतने लोग थे। एक किराने की दुकान थी जिसके साथ साथ दूध दही का भी काम करते थे। सुबह लोग दूध और दही ले जाते, दिन में किराने का काम चलता। दूध दही का काम तो वैसे भी सुबह शाम का होता है। लेकिन फिर दिन आया 1 जुलाई 2018 का। काफी देर हो गई, वो दुकान खुली ही नहीं। लोग इंतजार करते रहे। जब किसी ने गेट खटखटाया तो गेट ऑटोमेटिक खुल गया। अंदर आवाज दी, किसी ने आवाज का जवाब नहीं दिया। अंदर जाकर देखा तो 10 लोग एक साथ फांसी पर लटके हुए थे। सभी के नाक और कान में रुई लगी थी और हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। सारे लोग घर के अंदर इस अवस्था में थे। सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं था, वो था 80 साल की नारायणी देवी। अब सवाल 2 थे। पहला सवाल ये कि किसने इस घटना को अंजाम दिया? क्या ये सामूहिक आत्महत्या है या हत्या का केस है? दूसरा सवाल ये था कि नारायणी देवी कहाँ है, जो 80 साल की बुजुर्ग महिला है, इस पूरे परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला है। तो घर के अंदर जाकर देखते हैं, जब पुलिस आती है और घर के अंदर जाकर देखते हैं कि नारायणी देवी पलंग पर सो रही हैं।
उन्हें हिलाया जाता है, जगाने की कोशिश की जाती है, पर पता चलता है कि नारायणी देवी हमेशा हमेशा के लिए सो चुकी हैं, मतलब इस दुनिया में नहीं है। अब घर के पूरे 11 लोग मिल चुके थे, 10 लोग फांसी पर लटके हुए थे और 11वां व्यक्ति नारायणी देवी 80 साल की बुजुर्ग पलंग पर लेटी हुई थी। लोगों को यह मामला हत्या का लग रहा था और पुलिस को यह मामला सामूहिक आत्महत्या का लग रहा था। अब पुलिस ना किसी नतीजे पर पहुंच पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी, तो सीबीआई को यह केस सौंप दिया जाता है, क्योंकि यह मामला बहुत टिपिकल था। अब सीबीआई इस केस की जांच की शुरुआत करती है। पुलिस ने सीबीआई को अपनी जांच में यह बताया कि जब हमने घर की तलाशी ली, पूरे घर को खोलकर देखा, तो वहां पर नाश्ते का सामान रखा हुआ था और नाश्ते की तैयारी चल रही थी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब सभी लोगों को पता था कि अगले दिन सुबह का क्या नाश्ता बनेगा, तो भला सब लोग एक साथ आत्महत्या क्यों करेंगे? जब उनके आपस में बातचीत हो रही है, घर का माहौल अच्छा है, हमें पता है कि अगले दिन क्या नाश्ते में बनाना है, तो पूरे परिवार के 10 लोग आत्महत्या क्यों करेंगे? पर हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, नाक और कान में रुई लगी हुई थी, तो ये भी समझ में आता है कि किसी की साजिश हो सकती है। जो कत्ल करने वाला व्यक्ति तो ऐसा करेगा नहीं। इसलिए हर पहलू की जांच की जा रही थी। अब सीबीआई मकान के आस पड़ोसियों से पूछती है और गहराई से पूछताछ करती है, तो ये मामला समझ में आता है कि परिवार समृद्ध परिवार था, आर्थिक कोई परेशानी नहीं थी और ना ही किसी से लेना देना था, सामान्य परिवार था। जांच में सीबीआई के हाथ अभी तक कुछ ज्यादा लगा नहीं था। अब पूरी जो रिपोर्ट टिकी हुई थी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई थी। सीबीआई के आगे की जांच कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होगा कि ये हत्या है या आत्महत्या है, और उसी एंगल को लेकर आगे जांच की जाएगी। अब सीबीआई के पास एक सवाल का जवाब नहीं था कि इतने सारे लोगों को मारकर फांसी पर कौन लटका सकता है, या इतने सारे लोगों ने अगर आत्महत्या की, सामूहिक आत्महत्या की, तो की क्यों? इसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि घर का दरवाजा खुला हुआ था और यह भी कहा जा सकता है कि किसी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया हो इनको मारकर, वो बाहर निकल गया हो। अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज को सीबीआई खंगालती है और 30 जून की पूरी रात का सीसीटीवी फुटेज देखती है, क्योंकि 1 जुलाई को यह घटना हुई थी। पर कुछ खास मिलता नहीं है, ना तो कोई घर के अंदर जाता हुआ दिखता है, ना तो कोई घर के बाहर आता हुआ दिखता है। अब ये गुत्थी और उलझती जा रही थी, कहानी और उलझती जा रही थी। पर एक बात सीबीआई को कैमरे में दिखी, वो बड़ी अजीब थी। टीना नीतू मार्केट से कुछ स्टूल खरीद कर ला रहे थे। उनके हाथ में कुछ स्टूल थे, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा। हालांकि 28 तारीख का फुटेज देखा तो टीना और शुभम भी मार्केट जाते हुए दिखे। उसी रात 30 जून को ललित टेलीफोन तार के बंडल घर में ले जाता हुआ देखा। मतलब कि एक व्यक्ति स्टूल लेकर आता है, एक व्यक्ति के हाथ में टेलीफोन वायर होते हैं, और कुछ लोग बाजार जाते हैं, उनके पास भी कुछ सामान होता है। और अगली सुबह 1 जुलाई को सभी लोग इसी हालत में पाए जाते हैं। सबके हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगा था, नाक और कान में रुई फंसी हुई थी, और एक ही परिवार के 11 लोग इस दुनिया में अब नहीं थे। अब सीबीआई जांच करती है और इस कहानी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जानने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। 3 लोग घर के परिवार के अलग अलग ग्रुप में जाते हैं, अलग अलग सामान लेके आते हैं, और 1 जुलाई को यह मंजर देखने को मिलता है। सीबीआई परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच करती है, बैंक बैलेंस की जांच करती है, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत कर्जा था या किसी पैसे का लेन देन था। तो ना तो कोई कर्ज मिलता है और ना ही कोई ऐसा कारण मिलता है कि परिवार आर्थिक तंगी से परेशान था। अब 27 जून 2018 को प्रियंका की सगाई होती है। सब लोग खुश थे, परिवार में ऐसा कुछ नहीं था।
कि घर के पीछे की दीवार पर कुछ ऐसा मिलता है जिससे कहानियां भूतिया मोड़ ले लेती है। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है इस ट्रायंगल की, इस घटना की। घर के पीछे की दीवार पर 11 पाइप लगे थे, जिसमें 7 पाइप सीधे थे और 4 पाइप मुड़े हुए थे। पाइप 11, दरवाजे 11, खिड़की 11, और घर में जो भी सामान था वो 11 के आंकड़ों में था। और जिन लोगों ने आत्महत्या की उनका आंकड़ा भी 11 था। घर में डायरी मिली जो भी 11 थी। उस डायरी में क्या लिखा था, उस रात की कहानी का पूरा किस्सा लिखा था, जो मैं आपको सुनाता हूं। एक नाम निकलकर सामने आता है, नाम होता है भोपाल सिंह चूड़ावत और नारायण देवी। भोपाल सिंह चूड़ावत नारायण देवी के पति होते हैं, जिनका स्वर्गवास 2006 में हो गया था। वो राजस्थान के निवासी थे और भोपाल सिंह की नारायण देवी से शादी हो जाती है। भोपाल सिंह घर जमाई बनकर रहते हैं, क्योंकि नारायण देवी घर में इकलौती थी, उनके घर में रहने लगते हैं। अब भोपाल सिंह जो थे राजस्थान के निवासी थे, कामकाज की तलाश में हरियाणा पहुंचे और वहां पहुंचकर भातिया परिवार में काम करने लगे। इस परिवार की इकलौती बेटी थी नारायण देवी, जो कि 80 साल की बुजुर्ग महिला, जो पलंग पर हमें सोते हुए कहानी के शुरू में मिली थी। भोपाल सिंह ईमानदार व्यक्ति थे, भाटिया परिवार की इकलौती देवी थी नारायण देवी, तो उनकी शादी भोपाल सिंह से कर दी गई और उन्हें घर जमाई बनाकर रख लिया गया। और वो रहने को तैयार भी हो गए, क्योंकि वो इकलौते थे और विश्वास भी करता था परिवार। आगे चलकर उनके 3 लड़के 2 लड़की हुई। 3 लड़के दिनेश, भुवनेश और सबसे छोटा ललित। लड़कियों में लक्की, प्रतिमा और सुजाता। 1989 में जमीन बेचकर ललित के साथ बुरारी शिफ्ट हो गए। अब उनका बेटा भुवनेश भी पिता के साथ, लेकिन बड़ा बेटा दिनेश गांव में ही रहता था। दिनेश ने बोला कि मुझे गांव अच्छा लगता है, मैं गांव में ही रहूंगा, मुझे दिल्ली की भागदौड़ भीड़ भाड़ से थोड़ी एलर्जी है। प्रतिमा की शादी हो गई, उनको एक बेटी होती है, पर उनका जो पति होता है कुछ दिनों बाद खत्म हो जाता है, तो वो प्रियंका को भी बुरारी बुला लेते हैं अपने पास ही। अब 26/3/2000 ललित प्लाईवुड की कंपनी में काम करने लगता है और 2004 में उसके मालिक से लड़ाई हो जाती है, तो ललित की आवाज चली गई। अब वो कोई बात बोलता नहीं था, बोल नहीं पाता था, लिखकर बात करता था। अब 2 साल बीत गए। 6/10/2006 में भोपाल सिंह इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनका स्वर्गवास हो गया। अब उनके जाने के बाद पूरा परिवार जो था बुरारी में रहने लगा। पूरा परिवार वेजिटेरियन था, मीट मछली सब उन्होंने बंद कर दिया था। पूजा पाठ करते, कीर्तन करते और डेली भजन करते और भागवत की बातें सुनते। अब एक दिन कीर्तन कर रहे थे तो अचानक चमत्कार होता है और ललित भी इस कीर्तन में शामिल था। जोर से कीर्तन चल रहे थे, सब लोग भक्ति भाव में डूबे हुए थे। तो जो ललित कभी बोल नहीं पाता था, इतनी सालों से उसकी आवाज चली गई थी, वो अचानक बोलने लगता है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सबको लगता है सच में चमत्कार हो गया है और कहता है कि ये मेरे पापा भोपाल सिंह की कृपा है। यहीं से उस परिवार में, उस कहानी में एक नया मोड़ जन्म लेता है। अगले दिन चमत्कार होता है, ललित बोलने लगता है, तो सबको लगता है कि भोपाल सिंह की आत्मा, जो कि ललित के पिता हैं, ललित के अंदर आ गई है। अब ललित भोपाल सिंह की तरह ही बात करता, उनकी तरह ही बोलता, उनकी तरह ही रहन सहन, उठना बैठना, हाव भाव। अब पूरा परिवार ललित की बात को मानने लगा था। पूरे परिवार को लगने लगा था कि ललित जो बोलता है वो भोपाल सिंह बोलते हैं, उसके पिता बोलते हैं, तो उसकी बात को कोई नजरअंदाज नहीं करता था। अब 2007 में उसने एक डायरी लिखना शुरू की और उसमें वो हर बार डायरी में लिखता, परिवार में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन किसका कैरेक्टर निभाएगा, कौन किसकी जिम्मेदारी है, ये सब ललित तय करता।
वो परिवार कहता कि ललित नहीं, भूपाल सिंह बोलते हैं, अपने पिता बोलते हैं, और उसकी बातों को मना नहीं करता। अगर मना करता तो सजा मिलती। हर साल एक नई डायरी ली जाती और उसमें सारी बात लिखी जाती। इस तरह 2007 से लेकर 2018 तक 11 डायरियाँ ली, 11 साल गुजर गए और उसमें उसने सारी बातें लिखी। इसलिए सब मानते थे कि परिवार की तरक्की हो रही है, परिवार जो आगे बढ़ रहा है, हम धन कमा रहे हैं, व्यापार में उन्नति हो रही है। ये सब भूपाल सिंह चूड़ावत की आत्मा है जो ललित के रूप में हमें आशीर्वाद देती है और उससे हम आगे बढ़ते हैं। अब 2007 से लेकर 2018 तक 11 साल का समय, 11 डायरियां, अच्छे से बीता, सब कुछ ठीक ठाक चला। अब इस सारी बातों का परिणाम 1 जुलाई 2018 को सुबह देखने को मिला। 18 को ललित ने सभी को आदेश दिया, मतलब गोपाल सिंह की जो आत्मा ललित के अंदर थी, उन्होंने आदेश दिया कि हम सभी को 7 दिन तक पूजा करना है और इस पूजा में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और सभी को अपने हाथ बांधने हैं, मुंह पर पट्टी बांधनी है, नाक कान में रुई लगानी है, और ऐसा करने से पूजा में ध्यान नहीं भटकेगा। सभी ने 30 जून की रात को ऐसा ही किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ललित नहीं बोल रहा है, ललित के अंदर जो पिताजी हैं भूपाल सिंह, वो बोल रहे हैं, और उसी कारण हमने तरक्की करी और हम 11 सालों में यहाँ पहुंचे हैं। तो ऐसा ही किया। पूजा चली। 30 जून की रात को सभी ने गले में रस्सी का फंदा बनाकर डाला और ललित की जो माँ थी नारायणी देवी, काफ़ी बुजुर्ग थी, 80 साल की थी, तो उनको आदेश दिया गया कि आप इस पूजा में हिस्सा लोगी, पूजा में भाग लोगी, पर पलंग पर लेटकर, क्योंकि आप बुजुर्ग हो, आप ऐसा करो। ललित ने उनको आदेश दिया। अब बर्तन में पानी रखा। पानी का रंग जब लाल हो जाएगा तो तुम सब अपने आप को बचाने के लिए मैं खुद आऊंगा, भूपाल सिंह ने ऐसा कहा। पुलिस जांच में पता चला कि 7 दिन से घर में पूजा चल रही थी। सभी ने वैसा ही किया जैसा ललित ने कहा, क्योंकि ललित के अंदर उसके पिताजी भूपाल सिंह की आत्मा आ गई थी। अब ललित ने सभी के हाथ बांधे, मुंह पर पट्टी बांधी, पीछे हाथ बांध दिए गए, नाक और मुंह कान में रुई लगा दी गई, और सभी को एक ब्रश की डाली की तरह लटका दिया गया। पानी का बर्तन रखा और एक एक कर सभी के नीचे से स्टूल हटा दिया गया और खुद भी लटक गया। ना तो पानी का रंग बदलता है, ना कोई उन लोगों को बचाने आता है, बल्कि होता यह है कि ललित के साथ साथ पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाता है। और सुबह जब 1 जुलाई 2018 को इस कांड की आवाज़ पूरी बुराड़ी, पूरी दिल्ली में गूंजती है, तो जिसने भी सुना वो सहम गया, दहल गया। लेकिन अभी तक एक सवाल का जवाब जो था वो किसी को नहीं मिला था। इसलिए सभी के दिमाग का भी पोस्टमार्टम कराया गया, और पोस्टमार्टम इसलिए कराया गया कि दिमाग से पता चल सके कि मरने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, उसने आखिरी में क्या सोचा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तो इसलिए ये तैयारी की जाती है। डॉक्टर ने बताया कि ललित के अंदर कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि 2004 में ललित के साथ मारपीट हुई थी। उस समय उसको सदमा लगा, तो 2 साल तक वो बोल नहीं पाया और लिखकर बात करता था, पर पिताजी के बहुत करीब था, पिताजी को बहुत चाहता था। तो अचानक उस दिन पूजा के दिन उसकी आवाज़ आ गई, तो सबको लगा कि पिताजी के आशीर्वाद से इसकी आवाज़ आई और पिताजी की आत्मा इसके अंदर आ गई है। वो दिमाग से बीमार था, उसने सभी को अपने वश में कर लिया था, किसी को बाहर नहीं जाने दिया, ना ही किसी से बात करने दी। 7 दिन पूजा करी और सभी के पीछे हाथ बांध दिए, मुंह पर पट्टी बांध दी जिससे कोई चीख ना पाए, और आँख बंद कर दी गई, नाक और कान में रुई लगा दी गई। 11 लोगों को सामूहिक फांसी ललित ने लेने का आदेश दिया और बोला कि जब ये पानी का रंग लाल होगा तो पिताजी मैं सब तुमको बचाने आऊँगा। पर कोई बचाने के लिए नहीं आया। ललित के साथ साथ उसकी 80 साल की बुजुर्ग माँ नारायणी देवी भी दुनिया से चली गई। ये एक ऐसी घटना जिसने दिल को दहला दिया, दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। 11 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या एक साथ कर ली, जिसका खामियाजा ललित के साथ साथ पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। ये बुराड़ी का केस
बुरारी का, दिल्ली के पास जो बुरारी उसका केस, जिसने हमारी सारी अंतरात्मा को हिला कर रख दिया। इस कहानी के बारे में, इस सामूहिक आत्महत्या के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि आज भी क्या इस युग में ऐसा हो सकता है कि कोई सोचे कि मेरे पिताजी की आत्मा मेरे शरीर के अंदर आ गई है और पूरा परिवार उसके आदेश को माने? इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और ऐसे किसी अंधविश्वास में ना फंसे कि आत्मा हमारे शरीर में या हमारे परिवार में आ चुकी है, जिसके आदेश का हम पालन करें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली वारदात में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।